बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा बेरोज़ पढ़ा लिखा लड़का है, घर का लड़का है और देखा बाला है, खूबसूरत भी है, अच्छी शख्सियत का मालिक है, पैसे की भी कमी नहीं है। मेरे ख्याल से शादी के लिए एक मर्द में यही खसूसियात देखी जाती हैं। उसकी माँ ने उसे प्यार से दलील दी थी, मगर उसने अपनी माँ को समझाने वाले अंदाज में कहा था, माँ, हुस्न और पैसा सदा रहने वाली चीज़ नहीं है। बेरोज़ को इंसान की कोई कदर नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जिसके पास भले ही माल और दौलत या हुस्न ना हो, लेकिन वो इंसान को इज्जत देना जानता हो, इज्जत लेना जानता हो, मुश्किल वक्त पर साथ खड़े होना जानता हो। उसकी माँ ने उसकी दलील को रद्द कर दिया था। पूरे रास्ते से जारी इस बहस को समेटते हुए वो आंसू बहाने लगी थी और कहा था कि क्या मैंने तुम्हें इसलिए पाला था कि तुम मेरी नाफरमानी पर उतर आओ, मुझे समझाने लगो, मुझे माँ मानने के बजाय मेरी माँ बनने लगो। माँ के बहते आंसुओं के सामने उसने हथियार डाल दिए थे और बजाय बद्दुआएं लेने के उसने कहा था, माँ, मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ, जो आप फैसला कर दें मुझे मंजूर होगा। बेरोज़ के वालिदैन उसकी ज़िद के सामने घुटने टेक दिए थे। आज वो बेरोज़ के लिए मेरब का रिश्ता मांगने उसके वालिदैन के पास उसके घर पहुँचे थे। यहाँ सारी बात पहले से तय हो चुकी थी, फ़कत मंगने की रस्म अदा की गई थी। बेरोज़ आज बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया था। अगले चंद दिनों में निकाह के बाद वो हमेशा के लिए उसकी हो जाने वाली थी। इसी खुशी में आज वो अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा था और दोस्त उसको मुख्तलिफ मशवरों से नवाज रहे थे। जब से तुम्हारी मंगनी हुई है तुम बहुत ज़्यादा मुरझा गई हो, मेरब की माँ ने उसे पूछा था। आखिर को माँ थी, अपनी बेटी के चेहरे पर आई परेशानी को भांप सकती थी। बेटी की उदासी उसे गमगीन कर देती थी। मेरब ने बिना लगी लपेटी रख के कहा था, माँ, मुझे जब से रिश्ता तय हुआ है मेरा, तब से अजीब से घुटन रहती है। मुझे लगता है कि ये जो रईसज़ादे होते हैं उनके लिए रिश्ते नहीं अहम होते। वो फ़कत अपने जज्बात को मोहब्बत का नाम देकर किसी को अपना लेते हैं और फिर जल्दी उससे उकता जाने पर उसे छोड़ देते हैं। उसकी माँ ने उसको तसल्ली दी थी और समझाया था कि बेरोज़ ऐसा नहीं है, तुम्हें नहीं पता उसने कितनी मिन्नतों और वास्तों में तुम्हें मांगा है। वो कभी तुम्हारी बेकदरी नहीं करेगा। इसको पता था कि अगर वो मज़ीद बहस करेगी तो उसकी माँ फिर रो देगी, इसलिए उसने बहस को समेटते हुए फ़कत एक फ़िक्रा बोला था कि माँ, पैसे वालों के लिए ख्वाहिशों की तकमील से बढ़कर कुछ नहीं होता। ना इंसान, ना रिश्ते, ना अच्छाई, ना बुराई, ना कदर और ना ही अहमियत, ना वक्त, बस वो सब कुछ पैसे की नज़र से देखती हैं और जिस तरह से हो सके अपनी ख्वाहिश की तकमील कर लेती हैं और ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बिना माँ की बात का कोई जवाब सुने वो वहाँ से उठकर चली गई थी। आज बेरोज़ का निकाह था। वो अपने दोस्तों के साथ सज कर आए हुआ था। वो किसी भी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसके दिल की खुशी का पता दे रही थी। ये शादी नहीं, दौलत की नुमाइश का एक फंक्शन था जहाँ बेरोज़, उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार और दोस्त और उसके वालिद के कारोबारी हिस्सेदार दौलत के मामले में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कोई पैसों की गुड़ियाँ बांध रहा था तो कोई सोने के जेवरात गिफ्ट कर रहा था और कोई ब्रांडेड कपड़ों और गाड़ियों के तोहफे दे रहा था। खैर, शादी हो गई थी। चंद दिन के बाद हालात नॉर्मल रूटीन में वापस आ गए थे। मेरब ने बिल्कुल घरेलू खातून की तरह घर के तमाम अमूर संभाल लिए थे। उसको घर में पूरी इज्जत और तकरीम मिली थी। किसी किस्म की कोई रोक टोक या कोई डांट डपट नहीं थी। मगर न जाने क्यों उसके दिल में एक वसवसा था जो हमेशा परेशान किए रखता था। मेरब की माँ को मेरब की मौत की इतला पहुँचाई जा चुकी थी। ये इतनी अचानक आई थी कि सबके होश गुम हो गए थे, क्योंकि सब लोग तो खुशखबरी के इंतज़ार में थे, क्योंकि मेरब चंद दिन में माँ बनने वाली थी। मगर इस खबर ने सबको चकरा कर रख दिया था। मेरब की माँ के हाथ में मौजूद चाय न जाने कब की ज़मीन पर गिर चुकी थी। गर्म चाय से उसके पाँव तक झलस चुके थे, लेकिन उसे तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं था। उसे बाजू से झंझोड़ कर बताया गया था, कोई चीज़ उठानी है तो उठा लें, जल्दी चलें, मेरब के एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वो जिस हालत में थी वैसे ही दूर पड़ी हुई थी। इनको ये भी नहीं पता था कि वो किसकी गाड़ी में सवार हो रही हैं और वो गाड़ी उन्हें कहाँ ले जा रही है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रोड पे भागने के बाद गाड़ी एक जगह पर रुक गई थी, जहाँ एक तबाह हाल कार के पास बेरोज़ खड़ा हुआ था। मेरब उम्मीद से थी, बेरोज़ की शदीद ख्वाहिश थी कि उसके घर में पहली औलाद बेटा हो, लेकिन शुमाई किस्मत के जब डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट में पता करवाया गया तो पता चला कि माँ की कोख में पलने वाला बच्चा बेटी है। बेरोज़ ने मेरे पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि मुझे पहली औलाद बेटी नहीं चाहिए
और ज़िद करने लगा था कि तुम अबार्शन करवा दो, मगर मेरब इस पर राज़ी नहीं थी। यहाँ तक कि वो मेरब को चेकअप करवाने के बहाने डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर को उसने पहले ही कसी रकम दे रखी थी। डॉक्टर ने मेरब को बेहोश किया और उसको अबार्शन कर दिया। होश में आने के बाद जब मेरब को पता चला कि उसके साथ कितना बड़ा सानिया बीत चुका है, तो वो पागलों की तरह रोने लगी थी। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू सरसब्ज़ शदाब पहाड़ों में बहने वाली आबशारों की तरह खूबसूरत लग रहे थे, मगर आबशारें रूह को ताजगी बख्शती हैं। न जाने क्यों ये आंसू देकर बेरोज़ की रूह करम में मुबतला हो रही थी। बेरोज़ ने अपनी उंगलियों के पोरों से वो आंसू साफ करने चाहे, लेकिन मेरब ने रुख फेर लिया। डॉक्टर ने इनको फारिग कर दिया। बेरोज़ मेरब को लेकर अस्पताल से निकलकर पार्किंग की जानिब बढ़ रहा था और मेरब उसे बद्दुआएं देते हुए ये कह रही थी, खुदा करे तुम्हें कभी मेरे बतन से औलाद नसीब ना हो। बेरोज़ चुपचाप ये बातें सुन रहा था। उसके इत्मीनान में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई थी, क्योंकि वो अपना काम कर चुका था। लेकिन मेरब गाड़ी में बैठकर भी उसे यही बद्दुआएं देती जा रही थी। बेरोज़ की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द अमल ना पाकर चलती गाड़ी के दौरान मेरब ने बेरोज़ पर झपटा मारा था। गाड़ी सामने से आते हुए ट्रक से टकरा गई थी। ट्रक मेरब वाली साइड से गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था और मेर नीचे आकर कुचली गई थी। जब मेरब की मां वहां पहुंची तो बेरोज़ तबाह हाल कार के सामने ठीक ठाक खड़ा था। रेस्क्यू की टीम मेरब की लाश को उठाकर ले जा चुकी थी, मगर मेरब का खून अब भी गाड़ी के अंदर और रोड पर पड़ा हुआ था, जिसको देखकर मेरब की मां बेहोश हो गई थी। अगर उसको पता चलता कि उसकी बेटी पर क्या क़यामत गुजर चुकी है, तो शायद वो आज सदमे से ही मर जाती। स्कर्दू के एक जज साहब वाक़या सुनाते हुए बताती हैं कि मेरी अदालत में एक नौजवान वकील था। उसने PhD फिज़िक्स कर रखी थी और वकालत के पेशे से मुंसलिक था। इंतहाई ज़ेरक था, बात इंतहाई मुदल्लिल करता था। उसकी खूबी ये थी कि वो हमेशा मज़लूम के साथ खड़ा होता था। मेरी वहाँ पहुँचने के दौरान मैंने उसे कभी कोई केस हारते हुए नहीं देखा था। मैंने उसकी सच्चाई का इतना गर्विदा था कि बाज़ दफ़ा उसकी बात पर बगैर किसी दलील के मैं फ़ैसला सुना देता था और मेरा फ़ैसला ठीक होता था। वहाँ तैनात हर जज ही उनका गर्विदा था। पूरी अदालत में सब ही उसका एहतराम करते। बाज़ मौक़ों पर जज साहबान उससे केस डिस्कस करके फ़ैसला करते। मैं इतना उसके तालीम याफ्ता होने के बावजूद इस फील्ड में आने और फिर जज बन जाने की अहलियत होने के बावजूद वकील रहने की वजह जानना चाहता था। बहुत कोशिश के बाद अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने ये सवाल उसे पूछ लिया। उसने बताया कि मेरे नाना इंतहाई गरीब थे। उनकी औलाद में बस 2 ही बेटियां थीं। उन्होंने भट्टे पर मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों को तालीम दिलवाई थी, उनकी परवरिश की थी और फिर उनकी शादियां की। मेरी वालदा की किस्मत अच्छी थी कि वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गई, जबकि मेरी खाला को सरकारी मुलाजमत ना मिल सकी। मेरे नाना ने भट्टे से कर्ज लेकर अपनी बेटियों की शादी की थी। मेरी वालदा ने घरेलू अखराजात से बचत करके मेरे नाना के कर्ज उतारने में मदद की थी, मगर फिर मेरे वालिद साहब ने उनको मना कर दिया, तो मेरे नाना खुद ही कर्ज के एवज मजदूरी करने लगे। जबकि दूसरी जाने मेरी खाला की यहाँ कोई औलाद ना हुई तो उन्होंने मेरी खाला को तंग करना शुरू कर दिया। कई बार मार पीट करके मेरी खाला को घर से बाहर निकाला गया। फिर गांव वालों की मुदाखलत से उनको राज़ी करके भेजा गया और तीसरे महीने फिर वो ससुराल वालों के हाथों मार खाकर वालिद की दहलीज पर आ बैठी थी। यहाँ तक कि आखिरी बार जब उनके ससुराल वाले उनको लेकर गए तो उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली और मेरी खाला को इस शर्त पर साथ रखने की हामी भर ली कि घर के सारे अखराजात मेरे नाना उठाएंगे। मेरे नाना बेटी का घर बसाने की खातिर मज़ीद मकरूज़ होते गए और फिर एक सर्दियों की धुंध में लिपटी हुई सुबह को जब वो साइकिल पर जा रहे थे तो गन्ने से भरे ट्राले के नीचे आ गए और इस दुनिया से कूच कर गए। जब मेरे नाना फौत हुए तो तब भी मकरूज़ ही थे। मेरी वालदा ने मेरे वालिद से चोरी अपना जेवर बेचकर मेरे नाना के कर्ज अदा किए, उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम किया। इस मामले में मेरे दुदियाल वालों ने मेरी वालदा से कोई ताउन नहीं किया था, यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब ने भी नहीं। नाना की वफ़ात के बाद मेरी खाला के ससुराल वालों ने मेरी खाला को मजबूर करना शुरू कर दिया कि वो मेरी वालदा से घर के अखराजात का मुतालबा करे। मेरी खाला ने इनकार कर दिया तो इनको तलाक हो गई, मगर ना तो इनको इनका सामान वापस किया गया और ना ही जेवर किया गया, बल्कि उनका हक महर भी ना दिया गया। मेरी वालदा और खाला के पास आखिरी सहारा कानून का था और कानून ताकतवर की बांधी है। मेरी वालदा और खाला ने हाई कोर्ट तक केस लड़ा मगर अपना हक ना ले सकी और फिर खाला हाई कोर्ट में केस सुनवाई की पेशी के बाद वापस आई और खुद सोजी कर ली। उनकी तजहीज़ व तकवीन भी मेरी वालदा के ज़िम्मे थी। मेरी वालदा ने यह काम भी बखूबी किया, मगर बहन की मौत के बाद उनका चेहरा बुझ गया था।
यहाँ तक कि मेरी कामयाबी पर मेरी वालदा खुश ना होती। तो यहाँ तक कि जब मैंने PhD की तो मेरे दूर पार के सारे रिश्तेदार खुश हुए, मगर मेरी माँ के चेहरे पर पहली ऐसी खुशी नहीं थी। मैंने उस रात मुसल्ले पर बैठी दुआ मांगती रहती, अपनी माँ को अपने सीने से लगा लिया और पूछा कि आपकी उदासी की अम्मी वजह क्या है। मेरी वालदा ने मुसल्ले को तह किया और कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम वकील बनो। ज़िंदगी में पहली बार मेरी वालदा ने किसी ख्वाहिश का इजहार किया था। मैंने वजह पूछी तो मेरी वालदा ने उल्टा सवाल दाग दिया था कि आपको पता है आपकी खाला ने खुदकशी क्यों की थी। तो मैंने कहा कि नहीं। तो मेरी वालदा ने जवाब दिया था कि तुम्हारी खाला के पास वकील की फ़ीस के पैसे नहीं थे, तो वकील ने जिस्म का तकाजा किया था। मेरी खाला ने उस दिन घर आकर खुदकशी कर ली थी। उस दिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश आई थी कि मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगी, ऐसा वकील जो पैसों के एवज जिस्म का मुतालबा नहीं करेगा, ऐसा वकील जो मजलूम को इंसाफ छीन कर ले देगा। मगर मैं कभी तुम्हारे वालिद और तुम्हारे डर से इस ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकी। मेरी वालदा ने बात मुकम्मल करके रोने लगी तो मैंने उनके कदम चूमे और वादा किया कि मैं अम्मी ऐसा ही वकील बनूंगा, और फिर वकालत में दाखिला ले लिया। मेरे इस फैसले से मेरे तमाम फैमिली मेम्बर और दोस्त अहबाब हैरान थे, मगर मेरी वालदा बहुत खुश थी। मैं जब तक जाकर पढ़ता रहता, मेरी वालदा मेरे साथ जाकर आयतुल कुर्सी पढ़कर मुझ पर फूंकती रहती। मैंने वकालत में भी गोल्ड मेडल लिया था और अपनी माँ का ख्वाब पूरा कर दिया, मगर अफसोस कि मेरी वालदा इस ख्वाब की ताबीर ना देख सकी थी। मैं वकील बनने के बाद हमेशा सच के लिए लड़ा हूँ। मैंने कभी किसी जालिम को सपोर्ट नहीं किया। मैं हर कामयाबी पर अपनी वालदा की कब्र पर जाता हूँ, मगर एक अरसे तक मेरी वालदा मुझे ख्वाब में नहीं मिली। चंद माह पहले मैंने एक यतीम लड़की का केस लड़ा। ना सिर्फ उसका सामान और हक मैं लेकर दिया, बल्कि उसके बच्चों का माना खर्च भी लेकर दिया है। उस दिन जब वालदा साहबा की कब्र पर गया तो रात को मेरी वालदा ख्वाब में मुझे मिली। उसी मुसल्ले से उठकर मुझे सीने से लगाया और मुझ पर कुछ पढ़ कर फूंका। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैंने ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लिया है। एहलियत होते हुए भी जज ना बनने की वजह यह है कि बतौर जज मुझ पर प्रेशर आ सकता है, मगर बतौर वकील कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मैं हलाल तरीके से इतना रिज़्क कमा लेता हूँ कि गुजारा हो जाता है। बस मैं इतने में खुश और मुतमईन हूँ। जज साहब बताते हैं कि पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि इज़्ज़त ओहदे में नहीं बल्कि अमाल में होती है।